हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ये आपका लेक्चर नंबर 34 है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 34 और इस बुक के अंदर हम यूनिट 6 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिट 6 थी आपकी इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पॉलीमर का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसकी यूनिट्स देख ली, जैसे आपका मोनोमर था, ऑलिगोमर था। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, जो कि बहुत बड़ा था, 5 टाइप में डिवाइड किया गया था जिसको। फिर उसके बाद हमने इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी, जैसे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर था, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन था और आपका पॉलीमर डीकम्पोजिशन था। आज हम इसमें बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। पॉलीमर का मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, जो पॉलीमर का मास होता है, मॉलिक्यूल्स का मास होता है। देखो, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी चीज़ है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और जो उसके मॉलिक्यूल मास कंटेन करते हैं उसे जोड़कर ही हम उस प्रॉपर कंपाउंड का मास निकालते हैं। जैसे किस तरह से आप सभी को पता है, पॉलीमर बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना है, बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट से आपका मिलकर पॉलीमर बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि मोनोमर यूनिट्स के मास पर ही आपका मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर का डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स या नंबर ऑफ वे यूनिट जो बार बार रिपीट होती है, रिपीटिंग यूनिट्स। तो यहाँ से जो आपका मॉलिक्यूलर मास है पॉलीमर का, बेटा 4 टाइप में मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया गया है। चारों टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मॉलिक्यूलर मास के बारे में लिखते हैं। लिखिए इसमें द मॉलिक्यूलर मास या द मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिए अभी पहले। द मॉलिक्यूलर वेट, बेटा साथ साथ लिख लीजिए। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर। पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी कि पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स का जो भार होता है, वो क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। किस पर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब देखो, पॉलीमराइजेशन क्यों बोला मैंने, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ा था लास्ट टर्न पर, हमने एक छोटी सी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब ये कि कितने नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने मोनोमर होंगे उतनी उसकी डिग्री ऑफ क्या होगी, पॉलीमराइजेशन होगी। अब जितने मोनोमर यूनिट, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं या तो कि वो आपके डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, या फिर लिख सकते हो डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्लियर है। आगे देखो, इसमें दैट इज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। लिख लो आगे कि जो आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है वो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होता है, कि कितनी यूनिट्स आपकी रिपीट हो रही हैं। दैट इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग जो बार बार दोहराई जाती हैं, रिपीटिंग यूनिट्स, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। ये तो हो गई इतनी बात। आगे देखो, आगे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है पॉलीमर का वो फिक्स नहीं होता। क्या नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। वो आप डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते हैं। किस तरह से मेजर नहीं कर सकते, किस तरह से फिक्स नहीं होता। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ, जैसे हमने क्या बनाया था, एथाइलिन बनाया था। एथाइलिन बनाया था किससे, CH2 पॉली एथाइलिन बनाया था एथाइलिन से। यहाँ पर हमने लिया था N मोल्स। अब N मोल्स कितने भी हो सकते हैं। जब N मोल्स कितने भी हो सकते हैं तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी कितनी हो सकती है। जब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितनी भी हो सकती है तो क्या आप उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हो, नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आपके पॉलीमर्स का, मैं पॉलीमर्स की बात कर रही हूँ, पॉलीमर्स का जो एग्जैक्ट वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, वो आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें आगे क्या ऐड करोगे, इसमें
द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज नॉट फिक्स्ड, द molecular weight of a polymer is not fixed, is not fixed, क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता कि एग्जैक्ट 10 निकलेगा, 20 निकलेगा, 200 निकलेगा, कितना निकलेगा, एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता ये, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या लिखोगे, एंड एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ एवरेज वैल्यू, एंड एक्सप्रेस्ड in the terms of average value, किस पर, एवरेज वैल्यू पर एक्सप्रेस किया जाएगा। एवरेज वैल्यू पर क्यों एक्सप्रेस करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास होता है वो फिक्स नहीं होता है। जब वो फिक्स नहीं होता तो फिर वहां से क्या करोगे, वहां से उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्या उसको एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो इसी तरह से बेटा एवरेज वैल्यू के बेसिस पर ही आपके पॉलीमर के मास को, मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर वेट को 4 पार्ट में अलग अलग में बांटा गया है, हर एक चीज के लिए अलग है। तो इसमें फॉर्मूले दिए गए हैं, बेसिकली जो आपके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले का यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, बस वही है इसमें। और फिर आगे देखते हैं फिर क्या होता है। लिखो इसमें आगे, द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जो ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, द एवरेज मॉलिक्यूलर weight are of 4 types, कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स हैं वे, देखो, आर ऑफ 4 टाइप्स। अब देखो 4 टाइप कौन से हैं, एक तो आपका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है mn से, एक आपका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं फिलहाल, देखो एक नंबर एवरेज हो गया, एक वेट एवरेज हो गया, तीसरा आपका होता है सेडिमेंटेशन एवरेज। अब ये सेडिमेंटेशन क्या है, जो आपकी जमा करने की क्रिया होती है, एक साथ इकट्ठा कलेक्ट करने की जो क्रिया होती है, सेडिमेंटेशन एवरेज हो जाएगा। और एक है आपका वेलोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है। ये चारों हैं, चारों के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, किस तरह से होता है, पहले चारों के नाम लिख लो। फर्स्ट है, क्या बताया, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, लिख लो, द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के लिए m और नंबर के लिए कितना आ जाएगा बेटा, नंबर के लिए आ जाएगा n। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, mn से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे लिखो, द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के लिए m और वेट के लिए क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, ठीक। सफिक्स में है ये, कभी इनके बराबर बराबर लिख दो, सफिक्स में है बेटा। सफिक्स में कैसे होता है, जैसे मान लो ये चीज है, छोटा सा नन्ना सा इसके यहाँ पे जोड़ दो, ये होता है सफिक्स, ठीक। तीसरा क्या बताया, सेडिमेंटेशन, क्या बताया, सेडिमेंटेशन एवरेज मॉलिक्यूलर मास, सेडिमेंटेशन आपको क्या बताया, जमा करने की जो क्रिया होती है, द सेडिमेंटेशन एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये आपका किससे रिप्रेजेंट करोगे, m तो हो गया किसके लिए, मॉलिक्यूलर मास के लिए हो गया, और सेडिमेंटेशन के लिए बेटा आप इसको z से शो करोगे, किससे, z से, ठीक। 4 है आपका, 4 क्या बताया था, 4 आपको बताया था वेलोसिटी एवरेज के लिए, द वेलोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, चारों के बारे में बताएंगे, ठीक। द वेलोसिटी एवरेज
मॉलिक्यूलर मास m, और वेलोसिटी के लिए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए हो जाएगा v। ठीक, ये हो गए चारों पार्ट। अब एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं या साथ साथ नहीं भी लिख रहे हैं तो वीडियो पॉज करा करो, नोट किया करो, साथ के साथ नोट करोगे तो आपको पता भी चलेगा, जो आपके क्वेश्चन है वो क्लियर भी हो जाया करेंगे। देखो अब फर्स्ट पार्ट एक एक करके सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर डाल लो द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पर लिखो द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। वो क्या है, वो चीज़ है आपके लिए मैथ्स भी स्टार्ट किया गया है बेटा। आप सभी के लिए हमने बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स तो पहले से ही चल रही है आपकी, लेकिन अभी हमने आप लोगों के लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए अभी मैथ्स स्टार्ट किया है, जो आपका चल रहा है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन है फिजिक्स गुरु। याद रहे फिजिक्स गुरु नाम से जो एप्लीकेशंस हैं, प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस फिजिक्स गुरु के नाम से बनाई गई है, लेकिन जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है हमसे जुड़ने के लिए, आपको वही डाउनलोड करनी है जिसके नीचे अंकित सर लिखा हो। ठीक, इस एप्लीकेशन पर आपकी मैथ्स चलाया जा रहा है, जो आपका 499 में 499 में आपकी दोनों बुक कराई जा रही है सेकेंड सेमेस्टर की, जो आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, उस पर आईडी बनाओगे अपनी प्रॉपरली, और फिर उसके बाद अपना कोर्स परचेज कर सकते हो, जो सिर्फ 499 में, वहाँ से आप मैथ स्टार्ट कर सकते हो अपना। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास के बारे में। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को किस तरह से समझा जा सकता है, बताओ अब इसमें। बेटा बहुत आसान है मॉलिक्यूलर एवरेज पॉलीमर का नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना। देखो किस तरह से, मान लो कोई एक पॉलीमर है जिसकी n यूनिट्स है। n यूनिट्स का क्या है, एक पॉलीमर है। n यूनिट्स का एक पॉलीमर है जो आपके कितने n1 मोनोमर से बना है, और जिसका आपका मॉलिक्यूलर मास m1 है। n1 मोनोमर और जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना है। मतलब क्या, देखो समझ नहीं आ रहा होगा ना, बिल्कुल आसानी से समझाती हूँ। मान लो एक पॉलीमर बना दिया, क्या बना दिया, एक पॉलीमर बना दिया जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना है। कितनी, n यूनिट से मिलकर बना है, जिसकी पहली यूनिट का नाम जो आपकी मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे मान लो ये आपका, एक सेकेंड दिखाते हैं अभी, ये है आपका यहाँ से, तो इसमें क्या है, जैसे ये हमने पॉलीमर बना दिया, यहाँ से अभी देखो ये क्या बना दिया, ये पॉलीमर बना दिया हमने, ये पॉलीमर बना दिया। अब इसकी पहली यूनिट कौन सी है, मान लो ये इस तरह से अरेंज्ड है। मैंने कहा था कि आपके पॉलीमर कैसे होते हैं, बेसिकली लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। अब देखो इसमें पहली यूनिट कौन सी है, ये है पहली यूनिट। इस यूनिट का नाम रख दिया N1। क्या रख दिया, ये N1 पहले नंबर पर है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, M1 है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा m1। क्लियर है। इसी तरह से इसकी दूसरी यूनिट कौन सी है, ये वाली है। इसका नंबर कितना होगा, n2। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, m2। और यही इसी तरह से क्या होगी, ये वाला थर्ड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल का नंबर n3 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास m3 हो जाएगा। इसी तरह से n यूनिट्स चलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर इसको लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। किस तरह से लिखेंगे इसको, mn से शो करते हैं, mn से शो करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से आप लिखोगे mn इक्वल्स टू n1 m1, समझ में आ रहा है, n2 m2। इस तरह से आपके n सीरीज तक चलते चले जाएंगे, प्लस n3 m3, और ये आपका एंड सो ऑन, कितने n नंबर ऑफ यूनिट्स तक चलता चला जाएगा। और अपोन में क्या आते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स आती हैं, यानी कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस कहाँ चलता चला जाएगा, n यूनिट तक चलता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आप इसको एक साथ जोड़कर सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हो। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे मेरी बात को, सिग्मा की फॉर्म में किस तरह से बोल रही हूँ मैं। देखो सिग्मा की फॉर्म में किस तरह से बोला गया है इसको,
ये है mn। अब हमारे पास एक चीज़ है, मान लो हमें एक क्वेश्चन दे दिया, ये बेसिकली न्यूमेरिकल के लिए पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल हालांकि आते नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो वैसे फॉर्मूला बता रही हूँ, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। देखो जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल के लिए खोलकर लिख दिया। क्या हम सारे मॉलिक्यूल को मिलाकर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। जो सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर फॉर्मूला लिखा जाता है उसे हम सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा का साइन होता है। अब देखो n1 n2 n3 कहाँ तक चलता चला जा रहा है, n तक चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n1 लिख सकते हैं या ni लिख सकते हो, इनिशियल से लेकर। मॉलिक्यूलर मास कितना है, m है, mi लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, mi। फोन mi नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है, इनिशियल स्टेज से लेकर बात कर रहे हैं हम, mi इनिशियल स्टेज से लेकर बात कर रहे हैं। और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा n। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर सबको जोड़कर कंबाइन करके लिखा ना, तो यहाँ पर भी इसी तरह से कंबाइन करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आपके क्या है, फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मेट दो बन गए, एक में हमने खोल कर लिख दिया और एक में हमने कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। अब आता है इसके बाद आपका मॉलिक्यूलर मास, कौन से के लिए, वेट एवरेज के लिए, MW के लिए बात करनी है ना सेकंड में। द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, वेट एवरेज। वेट एवरेज किस तरह से, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वेट को लेकर बात करनी है, भार को लेकर। इसमें नंबर्स को लेकर बात की थी, इसमें हमें भार को लेकर बात करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MW से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से हमने एक एक मॉलिक्यूल के लिए खोलकर लिखा, ठीक इसी तरह से एक एक मॉलिक्यूल के लिए खोलकर लिखेंगे, फिर कंबाइन करके लिख देना, दैट्स सो सिंपल, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, N1 और M1 का स्क्वायर, यहाँ से N2 M2 का स्क्वायर, N3 M3 का स्क्वायर, और ये n टर्म्स तक चलेगा। और अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में वेट एवरेज के लिए आता है n और m आता है, N1 M1, N2 M2, N3 M3, और ये आपका n टर्म्स तक चलेगा। वही कंबाइन करके सिग्मा के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, MW इक्वल्स टू सिग्मा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ni Mi का स्क्वायर, Ni Mi का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा बेटा, इसके लिए भी सिग्मा का यूज करेंगे हम, Ni Mi। अब इसके लिए सिग्मा का यूज क्यों किया है बेटा, हमारी ये सिंगल यूनिट नहीं ली गई है, हमारी यहाँ पर कंबाइन करके ली गई है, इसलिए हमने इसके लिए भी सिग्मा का यूज किया है। या फिर आप इसे पूरे को एक साथ सिग्मा का यूज कर सकते हो, पूरे पे एक ही साइन लगाकर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे नोट करो, नोट कर लो अगर आपने नोट नहीं किया है अभी तक तो। फिर उसके बाद इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ चलेंगे, जो सेडिमेंटेशन है और वेलोसिटी एवरेज है उसके लिए। देखो इसमें थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। अब देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट से चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जो आपकी MN और MW हैं, ये भी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं कि बेटा जो आपका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, ये होता है, ये इसकी वैल्यू हमेशा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात याद रखना कि जो आपका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास फॉर सिंथेटिक। सिंथेटिक के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपका जो नंबर का मॉलिक्यूलर मास होता है, नंबर को मानकर निकाला जाता है, वो कम होता है, वेट के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे देखो सेडिमेंटेशन एवरेज मॉलिक्यूलर मास। सेडिमेंटेशन मैंने आपको बताया था, लिख लो कहीं पे, जमा करने की जो प्रक्रिया होती है, कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो आपका कहा जाता है सेडिमेंटेशन। या ये कह सकते हो जब पॉलीमर आपस में जुड़ते हैं ना, पॉलीमर आपस में कैसे जुड़ते हैं, मोनोमर। मोनोमर क्या होते हैं, जमा होते हैं, मोनोमर जमा होते हैं, तब आपका पॉलीमर बनता है। इसी तरह से बोल सकते हो कि जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, इसको बेसिस पर मानकर इसका मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड कर सकते हो बेटा। इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, mz से रिप्रेजेंट करते हैं।
इसमें क्या आएगा, n नंबर्स तो आपके ऐसे ही चलते चले जाने जैसे अब तक चलते आए हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा n1। अब यहाँ पर सेडिमेंटेशन के लिए आ जाएगा m1 का क्यूब, इसी तरह से n2 m2 का क्यूब, n3 m3 का क्यूब, इसी तरह से आपके ये n टर्म्स तक चलेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा n1 m1 का स्क्वायर, n2 m2 का स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा बेटा, एक यूनिट कम करके आती है, जैसे हमारा क्या था नंबर एवरेज में अपॉन में n1 और m1 था, और सॉरी जो आपका न्यूमरेटर था उसमें n1 और m1 और उसके नीचे क्या था आपका ओनली m। इसी तरह से वेट एवरेज के लिए क्या निकाला, न्यूमरेटर में क्या था, न्यूमरेटर में आपका था n1 और m1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या था n और m। इसी तरह से इसमें क्या है, इसमें आपका न्यूमरेटर में है n1 m1 का क्यूब, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा n1 m1 का स्क्वायर। ठीक है, लिखो अब इसी तरह से n3 m3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगा, n टर्म्स तक चलेगा। अब यहाँ पर आप इसको एक साथ एक सिंगल फॉर्मेट में लिख सकते हो, कलेक्ट करके कैसे लिखोगे, mz इक्वल्स टू क्या लगाओगे बेटा, सिग्मा, क्या लगाओगे, सिग्मा या समीशन। ठीक है, अब यह इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ से ni mi का क्यूब और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन के लिए इसके लिए दो टर्म्स हैं तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, सिग्मा। सिग्मा होता है बेटा योग, पूरे का योग होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ni mi का स्क्वायर। ये होता है आपका सेडिमेंटेशन एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला। इसी तरह से वेलोसिटी एवरेज के लिए निकाल सकते हो, तो बेटा वेलोसिटी एवरेज के लिए mv से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एक साथ कंबाइन करके लिख लो। ठीक इसी तरह से जैसे हमने खोल कर लिखा है ऐसे इसे लिखा जाएगा, तो ये बेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे साइन लगाओगे सिग्मा ni और यहाँ पर mi की पावर 1 प्लस a अपॉन में आएगा आपका सिग्मा ni mi और पूरे की पावर 1 अपॉन a। अब ये a क्या है, a क्या है, ये बेटा a कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसे कैसे कुछ नहीं है बताते हैं अभी, रुको। ये देखो यहाँ पर आप जानते हो n क्या है, जो नंबर है मॉलिक्यूल्स के, m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, n क्या है, अब तक भी जितने करे हैं लिख लो, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, m कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, m कितना आ जाएगा, आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक, और a क्या है, यहां से बताओ इस फॉर्मूले के लिए a क्या होगा बेटा, a जो है आपका एक वेरिएबल है, क्या है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट बोल सकते हैं जिसकी वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में होती है। क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू रेंज, a क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0.5 से 1 के बीच एग्जिस्ट करती है, इनके बीच एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो वैल्यू रेंज, जिसकी वैल्यू होती है वैल्यू रेंज 0.5 टू 1 के बीच एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हो गए आपके चारों पार्ट। यहां से इन दोनों पार्ट्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो यहां से अब आगे, आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। आगे है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब आप बोलोगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम तो पहले से ही पढ़ लिए हैं, हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को लेकर भी हम इसका मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला निकालने वाले हैं, उसके लिए हमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लास्ट टर्न पर ही किया है हमने, जिनको नहीं पता वो जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखो मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट पर डिपेंड करता है कि कितनी रिपीटिंग यूनिट्स हो रही हैं। अब देखो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को क्या मैं डीपी से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, आपकी प्रोफाइल पिक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, डीपी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहां से ये डीपी से डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, जो आपका इक्वल होता है m अपॉन स्मॉल m, वेयर कैपिटल M क्या है, मॉलिक्यूलर मास है।
कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल एम क्या होगा, और आपका स्मॉल एम जो होता है आपके नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स है, जो आपका मॉलिक्यूलर मास है रिपीटिंग यूनिट्स का, मॉलिक्यूलर मास किसका, रिपीटिंग यूनिट्स का, ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, रिपीटिंग यूनिट्स का मॉलिक्यूलर मास है। और ये किसका है, ये आपके पूरे पॉलीमर का है, ये पूरे पॉलीमर का है। अब देखो इसके बेसिस पर हम आपका क्या, ये नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, पहले लिखो। सो द नंबर एवरेज, द नंबर एवरेज, द नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, लिखो बेटा, द नंबर एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या आएगा, इसको नंबर एवरेज के लिए डीपी के सफिक्स में क्या लगाओगे आप, एन लगाओगे, डी पी एन आ जाएगा। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। सिंपल कैसे है, समीशन का साइन लगाओगे, यहां पर आपका एन आई आएगा और यहां पर डी पी एन आई आ जाएगा। अब ये क्या है, डी पी एन आई भी ना लगाओ, डी पी आई आएगा, एन आई नहीं आई आएगा सिर्फ, क्या है ये, और अपोन में आएगा एन आई, और एन आई के साथ भी आएगा यहाँ से सिग्मा। अब ये क्या है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, अगर आपने कॉपी में नोट किया हो तो वहां से निकालो। कॉपी में जब आपने लिखा था, सबको कंबाइन करके फॉर्मूला लिखा था, तो उसमें किस तरह से आया था, उसमें इस तरह से आया था, यहाँ पर आपका मास आ रहा था, किसका, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट आ रहा था, और यहीं पे हमने एम अपॉन एम, किस का है ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ही तो है, तो हमने इसको क्या कर लिया, डीपी की फॉर्म में, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की फॉर्म में लिखा है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, वेट एवरेज, ये नोनिया नंबर है, ठीक है, वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन निकाल सकते हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जहां पर वेट में आपने एम रखा था वहां पर डीपी रख दो, बिल्कुल सिंपल है। तो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं, द वेट एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ठीक। अब आगे लिखो, तो यहां से क्या आ जाएगा, वेट एवरेज के लिए डीपी के सफिक्स में क्या आएगा बेटा, डब्ल्यू आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, समीशन, ये सिग्मा का साइन, और इसके बाद n1, और वेट एवरेज के लिए क्या आता है, यहां पर इसका स्क्वायर और अपॉन में ओनली डीपी, ठीक, लिखो। अब एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, डीपी आई का स्क्वायर अपॉन समीशन सिग्मा डी पी आई, डी पी आई, क्या बताऊंगी मैं वो बात आपको। अब देखो यहाँ पर आपने नंबर एवरेज में और इसमें क्या लिया है, एन लिया है, नंबर एवरेज में n1 और m1 था। अब यहाँ पर जब आपने m की जगह पर dp ले लिया, तो बेटा हमने इसको भी, इसका भी साइन चेंज कर लिया, इसको साइन हमने रख दिया क्या, ईटा रख दिया, क्या रख दिया, ईटा रख दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आएगा, ईटा आएगा। ईटा में क्या होता है, बस n की एक पूंछ लंबी होती है, जैसे नॉर्मल n आपका इस तरह से बनता है ना, तो इसकी आप ऐसे टांग खींच देना, बस बन गया ईटा। तो यहां से क्या हो गया, यहां पर भी क्या आ जाएगा, ईटा आ जाएगा, ठीक, और यहां पर भी इसी के साथ ईटा आएगा, आई ऐसे चलता रहेगा। अब देखो बेटा यहां पर तो कंप्लीट हो गया मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर का। अब देखो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए आपके इसमें प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। प्रैक्टिकल तो बेसिकली हम नहीं करने वाले हैं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा एपरेटस नहीं है, जब तक प्रैक्टिकली आपको प्रॉपरली करके ना दिखाया जाए तब तक इसमें सारे सिर के पार ही जाते हैं। तो वो आपके जो कराए जाते हैं वो लेबोरेटरी में, लैब में, कॉलेज में कराए जाते हैं, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपके 4 से 5 के करीब आपके प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। एक है आपका विस्कोसिटी वाला, विस्कोसिटी, और इसमें ऑस्मोमीटर है, लाइट स्कैटरिंग मेथड है, और आपका इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मेथड है, सेंट्रीफ्यूगिंग मेथड है, और जेल
परमिशन क्रोमेटोग्राफी है। ये आपके 5 मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर आप मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर का फाइंड कर सकते हो। तो आपका जो बेसिकली कॉलेज में अब तक कराते हैं ज़्यादातर कॉलेजेस में, वो विस्कोसिटी कराते हैं। तो विस्कोमीटर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। जो आपका बेटा विस्कोमीटर होता है ना, वो एक यू टाइप की एक ट्यूब होती है जिसमें आपका सॉल्यूशन भरते हैं। सॉल्यूशन आपका भरते हैं इसमें, और इसमें आप एक साइड पर ऐसे थंब लगाकर दूसरे साइड से सॉल्यूशन को सक किया जाता है। फिर उसका टाइम और उसका सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन आ रहा है उसको नोट करते हैं और उसके बेसिस पर रीडिंग निकालते हैं। और फिर वहाँ से मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जो भी निकालना होता है, फिर उसके बाद उसका हम वेट भी करते हैं। तुल्यांकी भार होता है ना, तुल्यांकी भार जो निकालते हैं उसका एक तराजू होती है, वो हम किसके निकालते हैं? वो हम एयर की एब्सेंस में निकालते हैं। ठीक, इस टाइप का एक क्या होता है, इस टाइप की बेटा आपकी एक ट्यूब होती है। ठीक है, ये तो ट्यूब ये इस टाइप की होती है। यहाँ पर सॉल्यूशन भरते हो आप, इसमें एक साइड से थंब लगा के इसका वैक्यूम रोक के रखते हो, दूसरी साइड से सक करते हो। ठीक है, इस तरह से हैं आपके। इसी तरह से 3 से 4 प्रैक्टिकल हैं जो आपके अभी नहीं करेंगे हम, तो वो आपके बुक में आपके दिए हुए हैं, लेकिन वो आपको कराएंगे कॉलेज में। ठीक है, बाकी इसमें यूनिट जो है, यूनिट 6 है आपके, इसमें 2 टॉपिक रह जाते हैं, सिलिकॉन एंड फॉस्फोजीन, वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, जिसको आप अपने क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्प ले सकते हो जिसकी। ठीक है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच।